हाँ, मेरा कोई नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करता। हे भगवान, क्या मैं इतना खराब हूँ? अब तो मुझे लगता है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं। क्या करूं मैं, क्या करूं? अरे बेटा, क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों हो? बताओ, क्या बात है? अरे बाबा, मैं आपको क्या बताऊं? मैं आपको मैं बहुत बेकार आदमी हूं। मुझसे कोई बात नहीं करता। मैं अकेला हूं ना, इसलिए। नहीं 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 बेटा, तुम अकेले कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या परेशानी है तुमको? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों का हल जरूर दूंगा। बताओ। बाबा, बाबा, मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है। सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं। वो मेरे माता पिता नहीं है ना, इसीलिए सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। कोई मुझे पसंद नहीं करता। हाँ। ओ अच्छा, ये बात है। चलो ठीक है, मैं तुमको एक दोस्त देता हूं। क्या तुम उससे दोस्ती करोगे? हाँ, हाँ, हाँ बाबा, हाँ, मैं जरूर उससे दोस्ती करूंगा। चलो ठीक है, तुम जैसे ही इस रास्ते से होते हुए आगे जाओगे, तुम्हारा वो दोस्त वहां इंतजार कर रहा होगा। जाओ। हाँ, अच्छा, ठीक है बाबा, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है। माधव अपने उस अनजान दोस्त को ढूंढते हुए आगे आता है, जैसे कि उस साधु ने बोला था। तभी माधव को एक कुत्ता दिखता है। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन बाबा ने बोला था कि यहाँ मुझे एक दोस्त मिलेगा। अरे, तुम किसे ढूंढ रहे हो? अरे, ये कौन बोला? यहाँ तो कोई नहीं है। ये कौन बोला? किसकी आवाज है ये? अरे, मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, इधर तो देखो। हैं? ये तो एक कुत्ता है, लेकिन ये बोल कैसे रहा है? अरे 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 अरे, डरो नहीं मेरे दोस्त। मैं एक रहस्यमयी कुत्ता हूँ और मेरा नाम है शेरू। हाँ। माधव सब समझ जाता है और वो उस कुत्ते से दोस्ती कर लेता है। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले माधव की है, जिसके माता पिता कुछ साल पहले ही माधव को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। माधव अपना गुजारा करने के लिए सभी किसानों की तरह खेतों में काम किया करता था। वो बहुत उदास रहता था क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। लेकिन अब माधव के पास एक अच्छा दोस्त आ चुका था, जिसका नाम शेरू था। अच्छा शेरू, तुम ये सारे गांव वालों के सामने एक सामान्य कुत्ते जैसे ही बोलते हो। तुम उनसे इंसानों की आवाज में बात क्यों नहीं करते हैं? अरे दोस्त, क्या बताऊं, सच में तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। अगर तुम्हारे गांव वालों को पता चल गया कि मैं एक बोलने वाला कुत्ता हूं ना, तो वो मुझे मार मार के मेरा भुर्ता बना देंगे, समझ लो। हाँ। अरे हाँ शेरू, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा, इसीलिए मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि तुम बोलते भी हो। हाँ। माधव रोज शेरू से कुछ बातें करता और फिर अपने खेतों में काम करने चला जाता था और शेरू माधव के घर का ध्यान रखता था। वहीं दूसरी तरफ अरे महाराज, अरे महाराज, महाराज आज फिर वही हो गया जिसका डर था। महाराज, जिसका डर था, आज वही हो गया महाराज।
अरे मंत्री जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बात क्या है और ये आप भागते हुए क्यों आ रहे हैं? साफ साफ बताइए क्या बात है। अरे अरे महाराज, मैं भागते हुए नहीं आऊं तो कैसे आऊं? बात ही ऐसी है। अरे मंत्री जी, आप ये पहेलियां बुझाते रहेंगे कि मुझे साफ साफ बताएंगे? आप क्यों चिंतित है? बताइए क्या बात है? आपकी बातें सुनकर तो हमें चिंता हो रही है। साफ साफ बताइए। महाराज महाराज, आज फिर हमारे खजाने में से कुछ खजाना गायब है और किसी सैनिक को भी नहीं पता कि ये सारा खजाना कहाँ गायब हो रहा है। हाँ महाराज। हाँ, क्या बात कर रहे हो? क्या आज फिर किसी ने हमारे खजाने को चुरा लिया? हो, मंत्री जी, अब यह समस्या बहुत बड़ी होती जा रही है। हमें इसका समाधान जल्द से जल्द निकालना होगा। महाराज, मैं तो बोल रहा था कि आप ये खजाने वाले घर की चाबी ये अपने पास रख लीजिए। अब तो मुझे डर लग रहा है कि कोई मुझसे ये चाबी भी न चुरा ले। फिर आप मुझे बोलेंगे कि सब मेरी वजह से हो रहा है, ये है वो है। अरे बस 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 मंत्री जी, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। तुम इस चाबी की सुरक्षा जरूर करोगे। चाबी अपने पास ही रखो। राजा अपने मंत्री पर पूरा भरोसा करते थे, इसलिए खजाने की चाबी मंत्री को दे दी थी। लेकिन यहाँ मामला उल्टा ही था। जैसे ही रात होती, मंत्री खजाने का ताला खोल लिया करता और इतने सारे खजाने में से थोड़ा बहुत चुरा लिया करता और अपने घर ले जाकर छुपा देता। अरे वाह वाह वाह, इतना सारा खजाना! चलो, मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब मैं इस राजा के सारे खजाने को लेकर गांव छोड़ दूंगा। अरे माधव, अरे ओ माधव, जरा बाहर तो आओ यार। क्या दिन भर ये कुत्ते के साथ पड़े रहते हो? चलो चलो चलो, जल्दी फसल काटने का समय हो गया है। अरे ओ माधव। अरे अरे भाई, तुम इतनी जल्दी आ गए हैं? मैं तो अभी नहीं जाता खेत में। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। अरे क्या दोस्त? तुम इस कुत्ते को दोस्त बोल रहे हो? हाँ, अरे ये कुत्ता ऐसे ही घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, गांव में देखो तो सही। क्या तुम भी इसे अपने घर में पाल के बैठे हो? कोई कुत्ता पालता है क्या? बड़े आए। अरे भाई भाई, ए, तुम जरा इसके बारे में ठीक से बोला करो। और हाँ, इसका नाम शेरू है, तो अब से इसके नाम से ही बोलना है इसे। कुत्ता वुत्ता नहीं, सीधा शेरू बोलने का इसको। क्या? शेरू। अब हाँ 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 भाई, शेरू बोलूंगा, इसे कुत्ता नहीं बोलूंगा। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मतलब मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। हाँ हाँ, तो मैं भी तुमको ऐसे ही बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तुमको बोला ना इसका नाम शेरू है, बस। चलो जाओ, तुम अब जाओ अपने खेत में कटाई निदाई गुड़ाई जो करना है वो करो, लेकिन इसे शेरू बुलाना अगली बार से, समझ गए? अभी मैं फिलहाल तुमसे बात नहीं करना चाहता, जाओ। अरे दोस्त, तुमने मेरे लिए उसको क्यों भगा दिया? अरे शेरू, कैसे नहीं भगाता? तूने देखा ना तेरे बारे में वो क्या क्या बोल रहा था। ऐसे ही भटकते रहते हैं कुत्ते, यहां वहां आवारा की तरह, ऐसी बातें कर रहा था, बता। अरे तो उसमें उसकी क्या गलती है? उसको मेरे बारे में थोड़ी ना पता है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रहता हूँ, क्या करता हूँ, हैं? अच्छा ठीक है दोस्त, तुम ये सब बातें हटाओ और चलो तुम मेरे साथ
खेतों में चलोगे आज? चलो। हाँ। आज माधव अपने दोस्त शेरू के साथ खेतों की तरफ निकल जाता है। खेतों में जाने के बाद माधव अपने काम में लग जाता है और शेरू भी उसके काम में उसका हाथ बटाता है। थोड़ी देर बाद महाराज, महाराज, अरे महाराज, मैं क्या बोलूं? मतलब अब तो मुझे आपके सामने आने में भी शर्म आ रही है महाराज। क्या कहूं मैं? अरे मंत्री जी, क्या हो गया? आप फिर से लगता है कि कुछ चिंताजनक खबर लेकर आए हैं। देखिए, पहेलियां मत बुझाइए, जो कहना है साफ साफ कहिए, सीधी बात है। हाँ 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 महाराज, आप सही समझे। आज फिर से हमारे खजाने में से कुछ खजाना किसी ने चोरी कर लिया महाराज। क्या? अरे ये क्या कह रहे हैं आप मंत्री जी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? खजाने की दरबार की चाबी तो तुम्हारे पास थी ना, तो भला कोई कैसे खजाने को हाथ भी लगा सकता है? आखिरकार ये चल क्या रहा है? यही तो मुझे भी नहीं पता महाराज। मैं तो इसीलिए आपको बोला था, मैंने आपको, कि खजाने वाले दरबार की चाबी मैं अपने पास नहीं रखूंगा। अब देखिए ना, सारे लोग मेरे ऊपर ही शक कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा बेकार सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि मैं ही चोर हूँ, जबकि मैं तो आपके पास बार बार आके बताता हूँ कि चोरी किसी और ने की है। महाराज, जो चोरी करेगा भला बताइए, वो बताएगा क्या कि चोरी हुई है? अरे नहीं 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 मंत्री जी, आप शांत हो जाइए। आपके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो मैंने आपको ही खजाने वाले घर की चाबी दी हुई है। लेकिन हमें इस चोर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। हाँ महाराज, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन महाराज, वो क्या है ना कि आज मेरी तबीयत थोड़ा खराब लग रही है, इसीलिए मैं घर जाकर थोड़ी आराम करना चाहता हूँ। आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है मंत्री, तुम जा सकते हो। तब तक हम सोचते हैं कि उस चोर को पकड़ा कैसे जाए। मंत्री राजा से इजाजत लेकर वहां से चला जाता है। जैसे ही मंत्री जाता है, राजा को ये पता चल जाता है कि इस दरबार के अंदर से ही कोई है जो खजाने की चोरी कर रहा है। तभी राजा ने अपने एक सिपाही से पूरे गांव में एक घोषणा करवाने की सोची। सिपाही, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप गांव में जाकर यह घोषणा करवा दो कि जो भी इस खजाने चुराने वाले चोर को पकड़वाएगा, उसको हमारे तरफ से ढेर सारा खजाना इनाम में दिया जाएगा। जाओ, ऐसा ऐलान करवा दो, जाओ। ठीक है महाराज, जैसा आपका हुक्म, मैं अभी जाता हूँ। सिपाही जल्दी ही गांव में जाता है। जैसे ही वो गांव की तरफ जाता है, उसको रास्ते में ही माधव और उसका दोस्त शेरू मिल जाते हैं। अरे 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 सिपाही जी, आज आप गांव में? मंत्री जी ना दिख रहे, वो कहाँ हैं? अरे क्या बताऊं तुमको माधव, वो कुछ दिन से मंत्री जी का व्यवहार कुछ ठीक ना लग रहा। इसीलिए महाराज ने मुझे बोला है कि गांव में जाके घोषणा कर दो। बस आ गया। घोषणा? कैसी घोषणा सिपाही जी? अब क्या नया आदेश है महाराज का? अरे माधव, हमारे दरबार के बाहर वाला जो खजाने का घर है ना, उसमें रोज कोई आकर थोड़ा सा खजाना चुरा लेता है। इसीलिए महाराज ने एक घोषणा करवाने के लिए बोला है कि जो कोई भी उस चोर को पकड़वा देगा, महाराज उसको ढेर सारा इनाम देंगे। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है। वाह 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 वाह। ठीक है सिपाही जी, अगर मुझे वो चोर मिलता है तो मैं राजा जी को जरूर बताऊंगा।
ये तो अच्छा मौका है इनाम जीतने का। हाँ। राजा का सिपाही ये बोलकर वहां से चला जाता है। तभी माधव और शेरू अपने घर आ जाते हैं। शेरू माधव से बोलता है, अरे दोस्त, मुझे एक सुझाव आया है। क्यों ना हम वो चोर को पकड़वा देते हैं जो राजा जी के खजाना चुराने में लगा हुआ है। क्या कहते हो? कहते तो तुम सही हो दोस्त, लेकिन हम उसको पकड़ेंगे कैसे? हमें तो चोर के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अरे दोस्त, तुम हो बहुत ही भोले। देखो, हम लोग चलते हैं राजा जी के पास। राजा जी हमें कुछ न कुछ उस चोर के बारे में जरूर बता ही देंगे। फिर देखो, मैं भी तो अपना कुछ कमाल दिखाऊंगा ना। हाँ। अच्छा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है दोस्त, चलो। मुझे भी वो इनाम जीतने का बहुत मन कर रहा है। चलो 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 चलो। तभी माधव और शेरू दोनों राजा के दरबार पहुंचते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ 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 माधव, और बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? अरे महाराज जी, मुझे पता चला है कि आपके यहाँ से खजाना चोरी हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये तुम्हें सच मालूम पड़ा है। अब बताओ माधव, हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये अदृश्य चोर कौन है जो बंद कमरे में से सामान चोरी करके ले जाता है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज, हम आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप मुझे सारी बात बताएं तो। लेकिन माधव, तुम कैसे उस चोर को पकड़ोगे, बताओ? अरे महाराज, आप उसकी चिंता ना करें। मेरा ये दोस्त शेरू है ना, ये पता लगाएगा। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है। तो देखो माधव, वो क्या है ना कि कुछ दिन से राजा माधव को सारी बात बताता है। वो ये भी बताता है कि खजाने की चाबी उसके मंत्री के पास रहती है, लेकिन मंत्री कहता है कि उसको चोरी के बारे में कुछ नहीं पता। राजा की ये सारी बातें सुनकर माधव और शेरू वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तब अरे शेरू, हम राजा जी से ये तो बोल के आ गए कि हम उस चोर को पकड़वा देंगे, लेकिन सवाल ये है भाई कि हम ये काम करेंगे कैसे, हैं? अरे दोस्त, याद है तुम्हें राजा जी ने क्या बोला था? खजाने की चाबी मंत्री जी के पास ही रहती है, और वो अभी कुछ दिनों से राज दरबार में भी नहीं आ रहे हैं। अरे शेरू, मंत्री जी महाराज के खास मंत्री हैं, इसीलिए राजा जी को मंत्री जी पर कभी शक नहीं होगा। यही कारण है जो राजा जी ने उन्हें अभी तक खजाने के घर की चाबी दे रखी है। हाँ। अरे पर दोस्त, राजा जी उस पर शक नहीं कर सकते, लेकिन हम तो कर सकते हैं ना। अब तुम देखो मैं कैसे उस चोर को पकड़वाता हूं। देखो दोस्त, मैं ना रात को उस मंत्री के घर में छिप कर जाऊंगा, और अगर मंत्री घर पे नहीं हुआ तो हमें समझ जाना चाहिए कि मंत्री ही खजाने की चोरी करता है। रात हो चुकी थी, सारे गांव वाले सो चुके थे। तभी शेरू अकेले ही मंत्री के घर की तरफ चला जाता है। जैसे ही शेरू मंत्री के घर के पास पहुंचा, उसी समय मंत्री बहुत सारा खजाना चुराकर अपने घर के अंदर ले जा रहा होता है। तभी शेरू मंत्री को देख लेता है। अरे ये क्या, मेरा शक सही निकला। ये तो मंत्री ही है जो रात को खजाने की चोरी करता है। और ये देखो,
इसने चोरी करके इतना सारा खजाना अपने घर के अंदर छुपा रखा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर। जैसे ही शेरू को मंत्री के सच के बारे में पता चलता है, वो जल्दी से जाकर माधव को बताता है मंत्री का पूरा सच। थोड़े समय बाद सुबह होती है और माधव निकल जाता है शेरू के साथ राजा को सारी बात बताने। राजा को जैसे ही सारी बात पता चलती है, वो गुस्से में मंत्री के घर पहुंच जाता है। अरे मंत्री जी, जरा बाहर आना। कहाँ हो? मंत्री जी, बाहर तो आओ। अरे देखूं जरा तुम्हारी तबीयत ठीक हुई कि नहीं। अरे ये तो महाराज की आवाज लग रही है, लेकिन आज महाराज मेरे घर के पास। अरे हाय 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 हाय, एक मिनट रुको भाई, ये महाराज। अरे महाराज, आप यहाँ? अरे हमें तो आना ही था। अरे तुमने काम ही ऐसा किया है। चलो अब सारा खजाना हमें वापस करो। आप ये क्या बोल रहे हैं महाराज जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और खजाना मेरे पास कैसे आएगा? कौन सा खजाना मुझे वापस करना है? मैं समझ नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा समझने में तुम्हें अब समस्या होगी ही होगी। देखो, मैं साफ साफ स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि अब बातें घुमाना बंद करो। हमें सब कुछ पता चल गया है। तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने हमसे बगैर पूछे खजाने को हाथ लगाया, और हाथ क्या लगाया, अपने हाथों से उठा के चोरी किया है। नहीं महाराज, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कोई खजाना नहीं चुराया है महाराज, ये गलत आरोप है। तभी राजा ने अपने सिपाही को मंत्री के घर के अंदर भेज दिया और राजा के सिपाही मंत्री के द्वारा चुराए हुए खजाने को बाहर ले आते हैं। अब मंत्री की सारी असलियत राजा के सामने आ चुकी थी। तभी राजा ने मंत्री को 2 थप्पड़ जड़ दिए और बोला, और मंत्री जी, तुम्हारे ऊपर मैंने भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अब तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और माधव, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने मिलकर इस मंत्री को पकड़वाया, इसका पर्दाफाश किया। शाबाश। अरे नहीं महाराज, मैंने नहीं, सिर्फ शेरू ने, जो अपनी चालाकी से रात को मंत्री जी के घर गया, निगरानी रखी। तभी मंत्री जी का सच शेरू को पता चल गया और मंत्री जी का चेहरा सबके सामने आ गया। हाँ। अरे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। सैनिकों, ले जाओ इसे। मंत्री के लाख सफाई देने के बाद भी राजा ने उसे माफ नहीं किया और माधव और उसके दोस्त शेरू को उस सारे खजाने में से थोड़ा सा खजाना उन दोनों को दे दिया। इसके साथ साथ अब माधव राजा के लिए ही काम करने लगा। मुकेश, इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। क्या होगा हमारा? कैसे होगा गुजारा? मैं भला चिंता कैसे ना करूं मुकेश? आप देखो, लकड़ियां भी बहुत कम बची हैं। आज जलाने भर बस। अगर लकड़ियां भी खत्म हो गई तो फिर हमारा क्या होगा? अरे शांति, तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ देख लूंगा। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, इस साल ठंड बहुत ही ज्यादा है। चलो, मैं काम करता हूँ कि खेत में काम जल्दी कर लेता हूँ रात होने से पहले, है ना? मैं भला चिंता कैसे ना करूं मुकेश? आप देखो, लकड़ियां भी बहुत कम बची हैं। आज जलाने भर बस। अगर लकड़ियां भी खत्म हो गई तो फिर हमारा क्या होगा?
हाँ, ये बात तो सही कही तुमने शांति कि अगर हमारे पास थोड़ा पैसे ज्यादा होते तो हम लकड़ियां खरीद लेते। और अब इस कड़ाके की ठंड में जंगल जाकर लकड़ियां इकट्ठी करनी होंगी। चलो जाता हूं, अब क्या करें। इतना बोलकर मुकेश इस खतरनाक ठंड में घर से बाहर निकल जाता है। ठंड इतनी तेज पड़ रही होती है कि गांव के सारे लोग अपने अपने घर में होते हैं। ठंड के कारण धूप भी नहीं निकली थी। कैसे भी करके मुकेश अपने खेत के पास पहुंचता है। अरे ये क्या, आज तो अच्छे से धूप भी नहीं आई। अरे भगवान, क्या होगा। ऊपर से कल ठाकुर साहब अपने पैसे लेने आ जाएंगे। क्या करूं, कैसे दूंगा उनके पैसे। चलो पहले जल्दी से लकड़ी इकट्ठा कर लेता हूं, नहीं तो रात हो जाएगी और जंगली जानवर घूमने लगेंगे। हाँ। मुकेश उदास होकर जंगल की ओर निकल जाता है। थोड़े समय बाद कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर घर की ओर रवाना हो जाता है। ठंड के कारण सूखी लकड़ियां मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिससे गांव वाले और भी परेशान हो गए थे। दूसरे दिन ठाकुर, जो इस गांव का जमींदार था, जो इन गरीब किसानों को ज्यादा सूद पर पैसे दिया करता था, आज ये ठाकुर गुस्से में मुकेश के घर पहुंचा और जोरों से आवाज लगाई। मुकेश, अरे ओ मुकेश, ए भैया, जल्दी से बाहर आजा, आजा आजा आजा। आज तो मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। अरे कहाँ रह गया रे? बाहर आ, जल्दी से बाहर आ। अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ और इतने गुस्से में लग रहे हैं आप। क्या बात है? क्या बात है? अरे गुस्सा तो होऊंगा ना, मेरे पैसे जो तुमने अभी तक नहीं दिए। बात करता है क्या बात है? चल ठीक है, ला जल्दी से मेरे पैसे वापस कर। 2 महीने बीत गए, तूने बोला था कि 1 महीने में वापस कर देंगे। अब निकाल भैया जल्दी से पैसे निकाल। ठाकुर साहब, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहाँ से पैसे दूं? कृपया करके एक बार, बस एक बार, 1 हफ्ते का समय और दे दीजिए। 1 सप्ताह के बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। इस बार मैं वादा करता हूँ, बिल्कुल देर नहीं करूंगा, लौटा दूंगा। हाँ। ठाकुर मानने वालों में से कहा था, लेकिन मुकेश का मासूम चेहरा देखकर ठाकुर 1 हफ्ते का समय देने के लिए मान गया। ठीक है ठीक है, अब इतनी विनती कर रहा है तो एक आखिरी मौका दे देता हूँ। लेकिन याद रखना, 1 सप्ताह के अंदर अगर पैसे नहीं मिले ना, तो अपनी जमीन भूल जाना। मैं तेरी जमीन वापस ले लूंगा, याद रखना तू। चल। ये बोलकर ठाकुर वहाँ से चला जाता है। मुकेश और भी उदास हो गया। ठंड से बचने के लिए एकमात्र सहारा लकड़ियां थीं, जो जंगल से लाना और मुश्किल होता जा रहा था। मुकेश घर से बाहर निकलता है लकड़ियां इकट्ठी करने। तभी रास्ते में उसका दोस्त गौतम मिल जाता है। और भाई मुकेश, क्या हाल चाल है? अरे भाई, इतनी ठंड में कहाँ चल दिए? अरे गौतम भाई, तुमको तो पता ही है कि मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं कि मैं बाजार जाकर तुम्हारे जैसे लकड़ियां खरीद सकूं। इसीलिए जा रहा हूं, जंगल में कुछ सूखी लकड़ियां मिल जाती तो भाई मेरा भी कुछ काम हो जाता। ठंड तो बहुत कड़ाके की पड़ रही है, क्या कहें। हाँ मुकेश भाई, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे गांव के सभी लोगों का यही हाल है। अरे क्या करें, अरे इतनी ठंड में तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। क्या होगा हमारा, भगवान ही जाने। इतनी बात कर मुकेश जंगल की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मुकेश जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर ही रहा होता है कि अचानक उसे एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। बच्चा अकेला था, ठंड से कांप रहा था। मुकेश उसके पास गया
और जाकर बोला, अरे 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 अरे, इतनी ठंड में तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुमको ठंड नहीं लग रही? अरे अंकल, मैं अनाथ हूँ और 2 दिन से इस जंगल में भटक गया हूँ। अगर आपके पास थोड़ा खाना हो तो दे दीजिए, कृपा कर दीजिए, मैं भूखा हूँ। मुकेश अपने मन में सोचने लगा कि इस बच्चे को इस भयानक ठंड में नहीं छोड़ सकते, इसलिए मुकेश ने इस बच्चे को अपने घर ले जाना सही समझा। वो बेटा, तुम चलो मेरे साथ, तुम मेरे घर में रहना आज से, ठीक है? चलो 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 चलो, बहुत ठंड है, आज से तुम वहीं रहना। अरे चलो जल्दी से। ठीक है अंकल, चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। शांति पहले तो चिंतित हुई, लेकिन बच्चे की मासूमियत देखकर उसका दिल भी पिघल गया। उन्होंने बच्चे को अपना ही समझ लिया और उसका नाम रखा शक्ति। शक्ति बहुत ही समझदार बच्चा था। वो घर के कामों में भी मदद करता था और खेत पर भी मुकेश का हाथ बटाता था। कुछ दिन बीतने के बाद, अजी सुनिए, हम लोगों ने शक्ति को अपने साथ तो रख लिया, लेकिन अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सके। हाँ शांति, ये बात तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन पता है ये बच्चा ना बहुत तेज और समझदार है। अरे जब से ये मेरे साथ खेत में काम करने लगा है, बाप रे बाप, मैं तो देखता हूँ ये बहुत मेहनती है और बहुत दिल से काम करता है। हाँ, और भाग्यवान। मुझे लगता है कि इस लड़के में कुछ ना कुछ तो खास है। हाँ अंकल, क्या आज हम लोग काम करने नहीं जाएंगे? अरे तुम्हें कितनी बार कहा है, अब से हम तुम्हारे मम्मी और पापा जैसे हैं, तो तुम हमें मम्मी और पापा ही बुलाया करो, समझे? हाँ ठीक है मम्मी, जैसा आप बोलो। अरे बेटा शक्ति, आज तुम्हें कोई काम नहीं करना है। अरे आज ठंड बहुत पड़ रही है, मैं बस लकड़ियां लेकर आता हूँ। तुम दोनों जो लकड़ियां अभी जल रही हैं, उसी के पास बैठो, बढ़िया से आग तापो, है ना? मैं और लकड़ियां लेकर आता हूँ। और फिर हर रोज की तरह मुकेश जंगल में चला जाता है लकड़ियां लाने। अगले दिन 1 हफ्ता पूरा हो गया था और अब ठाकुर मुकेश के घर पहुंच गया अपने पैसे लेने। अरे मुकेश, अरे ओ मुकेश बा, मुकेश, अरे जल्दी से बाहर आ, अरे बाहर आ, मुझे मेरे पैसे वापस कर। कहाँ है मुकेश? बाहर आ। अरे अरे ठाकुर साहब, रुकिए 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 रुकिए, मैं अभी आपके पैसे लाता हूँ, आप रुकिए, मैं लाता हूँ। फिर मुकेश घर के अंदर जाता है और जितने पैसे उसके पास बचे थे वो सारे पैसे ठाकुर को दे देता है। मुकेश की पत्नी शांति और शक्ति भी वहाँ पर आ गए। अरे अरे ये तो पूरे पैसे नहीं है, तूने तो कहा था कि 1 सप्ताह के बाद मेरे पूरे पैसे दे देगा, ये क्या चिल्लर दे रहा है तू? ठाकुर साहब देखिए, अभी मेरे पास जितने पैसे थे मैंने सारे पैसे आपको दे दिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार पूरे पैसे आपको लौटा दूंगा, पक्का वादा करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ गए। पैसे कम पड़ गए? चल ठीक है, मैं तेरे को 1 महीने का समय देता हूँ और ये आखिरी बार।
समझ लेना ये आखिरी बार है। अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो मैं तेरा घर भी ले लूंगा और जमीन भी ले लूंगा, ठीक है? याद रखना, ठाकुर का कहा है और ठाकुर का कहा बदलता नहीं है। ये बोलकर ठाकुर वहां से चला जाता है। ठंड और भी तेज पड़ने लगी थी और अब मुकेश का लकड़ियां लाने का समय हो गया था। लेकिन इस बार मुकेश के साथ शक्ति भी जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गया। जैसे ही दोनों जंगल पहुंचे तब मुकेश को सूखी लकड़ियां नहीं मिल रही थीं। तभी शक्ति को एक ऐसी जगह पता थी जहां बहुत से सूखे पेड़ गिरे हुए थे। वहां बहुत लकड़ियां थीं, जिसे देख मुकेश खुश हो गया और लकड़ियां उठाकर घर ले आया। इस बार लकड़ियां ज्यादा आई थीं, जिसे देख शांति भी खुश हो गई। अरे शांति शांति, अब लगता है कि हमें लकड़ियों की कमी नहीं होने वाली। हाँ, अरे क्योंकि हमें जंगल में बहुत सारी लकड़ियां मिली हैं और वो भी हमारे शक्ति ने बताया उस जगह पे। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, अब कम से कम घर में ठंड से राहत मिलेगी। ठंड के बढ़ने के कारण रामचरण, जो गांव के सरपंच थे, वो एक दिन सारे गांव वालों को गांव की चौपाल के पास इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं, हाँ, बहुत ठंड है, मैं समझ सकता हूँ, और मैं आप सभी की समस्याएं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। यह केवल किसी एक परिवार के साथ नहीं, बल्कि पूरा गांव इस भयानक ठंड से जूझ रहा है। अरे ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि खेतों में काम करना तो छोड़ो, घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है। देखो, मेरे हाथ कांपे जा रहे हैं, मेरी जबान क्या कहूं, लड़खड़ा रही है, इतनी ठंड है। सरपंच जी, ये बात तो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास लकड़ियों को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव में उतनी लकड़ियां नहीं है कि हम इस ठंड में अपना गुजारा कर पाएं, और दूसरे गांव के लोग बहुत महंगे दामों पर लकड़ियां बेच रहे हैं और हमें मजबूरन उनसे महंगी महंगी लकड़ियां लेनी पड़ती हैं। क्या करें, इस ठंड से बचाव के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। देखो भाई, मैं इस लकड़ियों के समस्या पर दूसरे गांव के मुखिया से बात कर रहा हूं। जैसे ही कोई समाधान निकलता है, मैं आप लोगों को जल्द ही बताऊंगा। अरे लेकिन सरपंच जी, इसमें तो ज्यादा दिन का समय लगेगा। तब तक इन गरीब किसानों का क्या होगा जिनके पास कुछ ही पैसे बचे हैं लकड़ियां खरीदने के लिए? बताइए भला। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस मुश्किल घड़ी में हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। मैं इस गांव के सभी अमीर भाइयों को बोलूंगा कि जो लोग कुछ सहायता कर पाए, हमारे किसान भाइयों का सहायता करिए। सरपंच की बात सुनकर गांव वालों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अभी भी लकड़ियों की समस्या थी और जोरदार ठंड से लोग अपने अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर मुकेश और शक्ति जंगल की ओर रवाना हो गए लकड़ियां इकट्ठी करने। इस बार मुकेश और शक्ति उसी जगह पर गए जो शक्ति ने दिखाई थी और उन्हें बहुत सारी सूखी लकड़ियां मिली। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। कुछ दिन से आप लोग बहुत लकड़ियां लेकर आ गए हैं। अब हमारे पास 10 से 15 दिनों की लकड़ियां हो गई हैं। तभी शक्ति के मन में एक बात आती है और वो मुकेश को बोलता है, बाबा, हमारे पास बहुत लकड़ियां हो गई हैं और जंगल में वो जगह भी कोई नहीं जानता, क्योंकि सब वहाँ जाने से डरते हैं जंगली जानवर के कारण। हाँ, क्यों न हम वो सारी लकड़ियाँ हमारे गांव वालों को बहुत ही कम दामों पर बेचने लगे। इससे हमारे घर में भी बहुत सारे पैसे आएंगे और गांव वालों को भी बाहर से लकड़ियाँ नहीं खरीदने पड़ेंगी। क्या कहते हैं बाबा? अरे वाह शक्ति, वाह 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 वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। चलो, कल से ही हम लोग वो लकड़ियां गांव में बेचना चालू कर देते हैं। हाँ।
शांति मुकेश और शक्ति की बातों को सुनकर बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी कि शायद यहाँ से उनकी जिंदगी अच्छी होगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। मुकेश और शक्ति रोज जंगल जाते और लकड़ियाँ इकट्ठी कर ले आते। उसके बाद गांव में घूम घूम कर बेचा करते। शुरुआत में मुकेश और शक्ति को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अरे शांति शांति शांति, शक्ति का सुझाव बहुत काम का निकला। हाँ, अरे इससे हमारी बहुत मदद हो रही है। देखो, अभी कुछ लोग ही हमारी लकड़ियाँ खरीद रहे हैं, लेकिन तुम देखना धीरे धीरे सब लोग हमारी लकड़ियाँ खरीदने लगेंगे। हाँ हाँ बाबा, और कल से हम लोग और सारी लकड़ियाँ लेकर आएंगे और भी ज्यादा लकड़ियाँ बेचेंगे। हाँ चला जा, अब खाना खा ले। मैंने तेरे लिए स्वादिष्ट खाना पकाया है। अच्छा मम्मी, चलो ना जल्दी से, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब पूरे गांव वालों को पता चल जाता है कि इस गांव में सबसे कम दाम में मुकेश ही लकड़ियां बेचता है। कम दाम की वजह से मुकेश की लकड़ियों की खूब बिक्री होने लगी, जिससे गरीब किसान भी अब मुकेश से ही लकड़ियां लेने लगे। एक दिन मुकेश और शक्ति लकड़ियां बेचकर घर लौट रहे थे, तभी उन्हें मुकेश का दोस्त गौतम मिल जाता है। अरे मुकेश भैया, तुम्हारी लकड़ियाँ तो पूरे गांव में बिक रही हैं। यार तुम तो बहुत अच्छे विक्रेता बन गए हो। अरे नहीं गौतम भैया, ये सब मेरे बेटे शक्ति का कमाल है। इसी की वजह से ही आज हम लोग गरीब लोगों को भी कम से कम दाम में लकड़ियां दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये वही बच्चा है ना जिसे तुम जंगल में अकेला देखकर लाए थे, क्यों, है ना? हाँ हाँ हाँ, ये वही है, लेकिन अब से ये हमारे घर का सदस्य है। अरे हमारा बेटा है ये अब तो। हाँ। चलो यार, ये सही हुआ तुम्हारे साथ। भाई भगवान ने भी एक होशियार बच्चे को तुम्हारे घर भेज दिया है। हाँ। मुकेश का दोस्त गौतम शक्ति की बहुत तारीफ करता है और ये भी बोलता है कि अब से वो रोज मुकेश से ही लकड़ियां खरीदा करेगा। दूसरी ओर मुकेश का कारोबार बहुत तेजी से पूरे गांव भर में फैल गया, जिसके कारण मुकेश की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। आज पूरा 1 महीना हो चुका था मुकेश को लकड़ियों का कारोबार संभालते हुए, और अब मुकेश गांव के एक अच्छे किसानों में से एक बन गया था, जिसने इतनी सर्दी में भी अपनी मेहनत और संघर्ष से पूरे गांव भर की लकड़ियों की समस्या को खत्म कर दिया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो गया।